तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो 3 सदस्यीय था, फजल अली 1953 में। उसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी और 58 में क्या हुई, इसकी रिपोर्ट को क्या किया गया, रिकमेंड किया गया। और इस रिकमेंड के आधार पर भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था, 1953 में आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब 1960 में गुजरात राज्य बना, बम्बई को तोड़कर बनाया गया। फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य बना, 1966 में आपका हरियाणा राज्य बना, 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश बना, 72 में आपका मणिमैत्री मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा बना, 75 में आपका सिक्किम बना, और अमीगो 1987 में बना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। और सन 2000 में 3 बने, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, और बिहार से बना आपका झारखंड। और 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो था वो छीन लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू के एक भाग, उत्तरी भाग को, लद्दाख को भी क्या बनाया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर सन फरवरी 2020 में दमन-दीप जो था उसे दादर नगर हवेली में क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में कितने हैं, 28 राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। क्लियर है बात यहां तक? बोलिए। हाँ, अब कोई बच्चा मुझे बताओ, 3-4 बातें मैं एक साथ पूछ रहा हूँ। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश से लिए गए, किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है? ठीक है, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और बोलो। और किस भाग में है? भाग भाग 3 में है, ठीक है। और कोई बच्चा मुझे बताओ, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन बताओ 2 लाइन की, जल्दी से, जल्दी से कोई भी बच्चा बताओ फंडामेंटल। नहीं, श्वेता। हाँ, ठीक है। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, जिनका उपयोग करके नागरिक अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास कर सकता है। और इसका जो संरक्षक है वो किसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। अर्थात यदि आपके सुप्रीम कोर्ट, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स यदि बाधित होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। युग, इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा। युग है ना लाइन पे? हाँ, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा कि याचिका लगाने के मामले में कौन शक्तिशाली है, सुप्रीम कोर्ट शक्तिशाली है कि हाई कोर्ट शक्तिशाली है? ठीक है, क्या कारण है उसका? हाँ, तो वो तो है, पर कौन कैसे जारी कर सकता है? तो उसके लिए शब्द क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुनो बच्चों, नोट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं 6, उसका यदि हनन होता है तो ही आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका ला सकते हो। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपके कानूनी जो अधिकार हैं उनका भी यदि वो होता है, हनन होता है, लीगल राइट्स का भी यदि आपका हनन होता है तो उसमें भी क्या लाया जा सकता है, याचिका
लाई जा सकती है। क्लियर है? संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार में भी क्या ला सकते हो, कानूनी अधिकार में भी यदि वो हो रहा है, हनन हो रहा है उनका भी, तो याचिका दायर की जा सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। हेलो, देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है, नोट करो उसको, सभी बच्चे नोट करो, सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का यदि आपका हनन हुआ, आपके जो फंडामेंटल 6 राइट्स हैं उसका यदि हनन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है फंडामेंटल राइट्स के हनन होने की स्थिति में। ठीक है? जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपके अन्य कानूनी अधिकार का भी यदि उल्लंघन होता है तो याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है ना? अन्य अधिकार जो है आपके, अन्य कानूनी जो अधिकार हैं उनका भी यदि हनन होता है तो आप याचिका दायर कर सकते हो। आप परीक्षा देने गए, परीक्षा में यदि आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकते, हाई कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन ठीक है, ये आपका कानूनी अधिकार है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है। संपत्ति के मामले में भी जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पास संपत्ति का कानूनी अधिकार है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। यदि सरकार को यदि क्या बनाना है, रेलवे लाइन आपके घर के वहां से बिछाना है, यदि आप सिद्ध कर दो कि ये जो आपका जो घर है ये सरकार नहीं ले सकती, आपके पास कुछ ऐसे कागज हों जो ये बता दें कि आपका जो घर है बहुत ही पौराणिक सब महत्व का है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या है, सरकार आपका संपत्ति को भी क्या कर सकती है, नहीं छीन सकती है। जैसे आपका एक इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो कि महाकाल मंदिर का जो विस्तार हो रहा है, तो वहां पर पंडित सूर्य नारायण व्यास का एक घर है, तो पंडित सूर्य नारायण व्यास के घर को आज तक उसे म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन सरकार ने उसे तोड़ा नहीं है। युग देखा है ना, महाकाल मंदिर के पीछे पंडित सूर्य नारायण व्यास का घर है वहां पर, है ना? लेकिन वो घर आज भी यथावत है। ठीक है? क्योंकि वो जो घर है वो एक बहुत ही क्या है, वो भी एक पुरातात्विक महत्व का घर है, क्योंकि पंडित सूर्य नारायण व्यास को क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको, है ना? तो उस हिसाब से वहां पर ज्योतिष के बहुत बड़े क्या थे वो, दर्शन के और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इस आधार पर जो है कोई व्यक्ति यदि हाईकोर्ट में याचिका लगाता है तो उसकी संपत्ति को भी क्या नहीं कर सकती है सरकार, उस पर स्टे दे देगी। ठीक है ना? तो आ गया ना समझ में? तो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना है आपको। लेकिन यदि आपके कानूनी अधिकार का भी उल्लंघन हो जाता है तो आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। तो ये तो अपनी कल तक की बात थी, फिर अब आप बताओ आर्टिकल 14 और 15 क्या बोलता है, 2 लाइन। हाँ, अपन आएंगे ना, अभी अपन पढ़ी ना लाइन से, अपन वहां तक पहुंचेंगे 32 में, तो अपन उसको बात कर लेंगे। ठीक। जनहित याचिका ना, दोनों में आएगा। जनहित याचिका आप लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको इन 6 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इसके आधार पर लगा सकते हो बस। कहने का मतलब, यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि लगाई जा रही है आपकी जनहित याचिका, तो आपके 6 मौलिक अधिकारों में से किसी का क्या होना चाहिए, हनन होना चाहिए। आ गई बात समझ में? यदि यदि आप एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी याचिका, जनहित याचिका, भले ही वो एग्जाम में सिलेबस में जनहित में कई बच्चों का हित यदि जुड़ा हुआ है तो उसके बाद भी वो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कोई फंडामेंटल राइट्स वाला कोई मामला नहीं आता बैठता है इसमें। ठीक है? तो जनहित याचिका भी यदि लगेगी तो वहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके 6 मौलिक अधिकारों में से किसी का हनन तो नहीं हो रहा है। ये जनहित याचिका में भी ये देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के मामले में।
कहने का मतलब यदि हाईकोर्ट, आप क्या कहना चाहते हैं कि यदि हाईकोर्ट ने भी याचिका यदि एक्सेप्ट नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? विवेक विवेक पे निर्भर थोड़ी करता है न्यायाधीश को, विवेक पे निर्भर नहीं करता है। वो देखेगा कि क्या आपने जो याचिका लगाई है वो लीगल है कि नहीं लीगल है, आपके लीगली अधिकार में आता भी है कि नहीं आता है। यदि उसको लगता है कि आप लीगली उस अधिकार को प्राप्त कर सकते हो यानी आपका कानूनी अधिकार है, तो याचिका को इस तरह एक्सेप्ट कर लेगा वो। यदि आप बना, आपने याचिका लगाई कि आउट ऑफ सिलेबस आया है ना, तो सीधी बात है यदि कोई कोई परीक्षा में यदि सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है तो कुछ बच्चे यदि मांग करेंगे, तो लीगली ये बात सही है ना, तो लीगल वो कानूनी बाध्यता को देखता है। हाईकोर्ट क्या देखता है, कानूनी कानूनी अधिकार आपके पास है कि नहीं, उसके लिए उसको देखेगा वो। विवेक वाला जो मुद्दा है वो एक अलग अलग चीज है। जनहित याचिका से रिलेटेड वो बात होती है। जैसे जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका ये होती है कि कोर्ट कभी भी क्या होता है, अपनी तरफ से पहल नहीं करता है। यदि किसी को न्याय चाहिए तो वो खुद स्वयं फरियादी के पास नहीं जाएगा, फरियादी को स्वयं किसके पास आना पड़ता है, कोर्ट के पास आना पड़ता है। तो जनहित याचिका ऐसी होती है कि न्यायाधीश क्या होते हैं, स्वयं संज्ञान ले लेते हैं। कहने का मतलब न्यायाधीश स्वयं संज्ञान ले लेगा, इसमें न्यायालय स्वयं जाएगा पीड़ित के पास और उसे न्याय दिलाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये जनहित याचिका का मुद्दा है। तो जनहित याचिका जब हम कोर्ट में आएंगे तो वहां पर और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। बताइए और आगे। आर्टिकल 15 बताओ, कोई 14 या 15 जिस पर बात रुकी हुई है अभी तक। आर्टिकल 14 15। ठीक है, आर्टिकल 15। नहीं, 15 में लोक नियोजन नहीं। 15 में लोक नियोजन आता ही नहीं है। 16 में आता है, कौन बोल रहा है? हाँ, 15 में क्या आता है श्वेता को? उसके लिए अपन ने संशोधन किया था ना, तो नोट डाउन करा करो ना, कॉपी में नोट कर लिया करो कोई भी चीज है। जो कीवर्ड, अरे नहीं, कीवर्ड तो नोट करते ही नहीं हो आप लोग, कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन में नोट भी करा करो कोई बात। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता, सोशल जस्टिस, कल बताया था। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता होना चाहिए, राज्य के लिए भी लागू है और नागरिकों के लिए भी लागू है। राज्य धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही नागरिकों को भी अन्य नागरिकों के साथ क्या नहीं करना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। यदि भेदभाव किया जाता है तो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत यह क्या है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, सामाजिक समानता। यानी कोई आपसे पूछेगा आर्टिकल 14, यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है युग कि आर्टिकल 14 क्या है, तो 14 है ना, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। फिर वो उसके अंदर पूछेगा तो फिर वो जो बात जो परिभाषा में अपन ने बताई उसको डिस्क्राइब करना है। आर्टिकल 15 की बात करेगा तो कीवर्ड होना चाहिए अपने पास सामाजिक समानता। ठीक है, हाँ। और आर्टिकल, वाह, सामाजिक समानता कीवर्ड, अपने को कीवर्ड पकड़ना है बस। बस अपन ने सामाजिक समानता पकड़ लिया तो इसमें आप अब चाहो तो 10 पेज लिख सकते हो सामाजिक समानता। आर्टिकल 15 की पूरी कहानी लिख के आ जाओ उसमें, आयुष्मान खुराना वाली वो पूरी कहानी में आएगी आपकी, सामाजिक समानता में आएगी, है ना। हाँ। फिर आर्टिकल 16 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 15 में फिर एक क्लॉज और जोड़ा गया है, आर्टिकल 15(4). उसमें कहा गया है कि सामाजिक समानता लाने के लिए लेकिन राज्य क्या कर सकता है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्लियर है? सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से जो वर्ग पिछड़ गया है उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 15(4) में मैंने कल बात बताई थी। फिर अब आ जाते हैं आर्टिकल 16।
बताइए। अवसर की, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसको और साधारण शब्दों में बात करेंगे तो सरकारी नौकरी में अवसर की क्या है, समानता है। सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगी नागरिकों के मध्य। किंतु फिर वही वाली बात आ रही है 16(4) में, कौन सी वाली बात, कि यदि समाज का एक वर्ग क्या हो गया है, अत्यंत पिछड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, उसे क्या दिया जा सकता है, नौकरियों में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। तो इसीलिए SC ST OBC महिला, है ना, और विकलांगों को क्या है, समाज का जो वंचित वर्ग में आते हैं ये, तो इन्हें क्या मिला है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, आर्टिकल 16 की कल अपनी बात हो चुकी थी, कल आर्टिकल 17 पे बात की थी। और बताइए जल्दी से, बोलो कोई नया बच्चा बोलो। अस्पष्टता का अंत क्या होता है ठीक है, अनटचेबिलिटी को या अस्पष्टता को क्या घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है। राज्य के जो नागरिक हैं या राज्य का भी ये कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के कानून बनाए कि अस्पष्टता का क्या हो, उन्मूलन हो। इसीलिए सरकार ने अस्पष्टता उन्मूलन अधिनियम 1955 भी बनाया है इसके लिए। ठीक है, इसमें 6 माह तक क्या है, केस का प्रावधान है। ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा आप बताइए आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियां क्या करती है, समाज में सामाजिक असमानता क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसलिए उपाधियों को अंत कर दिया गया है। किसी प्रकार की उपाधि अब सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, शिक्षा, सेना को, शिक्षा को, और भारत अलंकरण को, पद्म श्री या पद्म विभूषण या भारत रत्न होते हैं, इनको छोड़कर। क्लियर है, ये हमने कल कल इतना पढ़ा था, तो ये कल या परसों का हमने रिवाइज कर लिया। अब आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 और दूसरा मौलिक अधिकार हमारा। अभी तक जितने भी हमने अधिकारों की बात की थी, ये सब कौन से थे, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते थे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 काय में था, समानता के अधिकार में थे। अब जो आएगा आपका आर्टिकल कौन सा आएगा, 19, 19 से 23, ये आपका कौन सा आर्टिकल कहलाएगा, ये आर्टिकल कहलाएगा आपका, ये आर्टिकल है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप नोट कर लो इसको कॉपी में सभी बच्चे, कि आर्टिकल 19 से जो आपका वो है 23, ये काय में आएगा आपके, एक सेकंड में थोड़ा सा नई, मैं एक नई चीज करने वाला हूँ इसमें, थोड़ा सा देखिए। 19 से आपका 24, ये आपके काय में आएगा। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसमें अपने स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा, उल्टा दिख रहा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रहा है। अभी नई नई चीजें हैं इसमें, तो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। चलो आ गया ना समझ में, 19 से 23 दिख रहा था ना उसमें, व्हाइट बोर्ड का भी इसमें ऑप्शन होता है। हाँ सॉरी, 19 से 22, और 23 और 24 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब कौन सा, 19 की, आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कोई बता सकता है, लाइन से, क्रम से, क्रम से बताना है। कोई बच्चा यदि बता दे, क्रम से पूरी 6 स्वतंत्रताओं को बता दे, कौन कौन सी है। हम्म, हम्म, ठीक है, निवास करने की ना, निवास करने की अलग है, घूमने, आखिरी व्यापार करने की, बिल्कुल सही, क्रम से भी यही है। सबसे पहले कौन सी थी, वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी थी सम्मेलन की, तीसरी थी संगठन की, और चौथी थी आपकी
संचरण की या घूमने फिरने की, फिर एक थी निवास करने की, और आखिरी कौन सी है, व्यापार करने की। ठीक है, क्लियर। हाँ, व्यापार करने। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप यदि याद कर लो कि फार्मूला तो नहीं, अब इसको इसी क्रम से याद कर लो, वो कोई फार्मूला थोड़ा सा टफ है, उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली जो अपनी स्वतंत्रता है कौन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि भारत के सभी नागरिकों को काय की स्वतंत्रता प्राप्त है, वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। किंतु इस पर क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या बात आप नहीं बोल सकते, ये कोई बता सकता है। युग आर्टिकल 19 के तहत पूछा जाएगा कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किन विषय पर आप नहीं बोल सकते, यानी किन विषयों पर सरकार आप पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, किन विषयों के बोलने पर। जैसे कितने विषय हैं? हाँ ठीक है। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करो जरा, सभी बच्चे कॉपी में नोट करो। इस पर 8 तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको अभी तक नहीं पता होगा। बोलने की जो स्वतंत्रता है, आपकी जो वाक स्वतंत्रता है, उस पर 8 प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी तक किसी भी बच्चे को पता हो तो बता दो। जैसे अभी युग ने बताई, 3 बातें तो बता दी उसने, विदेशी संबंध बता दिया उसने, पब्लिक ऑर्डर बता दिया उसने, है ना। और हाँ ठीक है, राष्ट्र की एकता अखंडता मान लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं बोल सकते उसको। तो नोट कर लो आप लोग, अब नोट कर लो कॉपी में। सबसे पहला मैं धीरे धीरे लिखवा देता हूँ आपको। पहला एक है, भारत की एकता अखंडता यदि बाधित हो रही है आपके स्पीच से, तो इस तरह की स्पीच आप नहीं दे सकते। भारत की एकता अखंडता नोट कर लो शॉर्ट में, एकता अखंडता पहला। दूसरा है देश की सुरक्षा, आपके बोलने से यदि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, तो ऐसी अभिव्यक्ति विचार की आप नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे युग ने बताया, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, है ना, यदि आपके हैं तो आपको, आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं बोल सकते हो कि अमेरिका के खिलाफ आप अलग कुछ बोल दो, आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल दो। तो विदेशियों के साथ आपके जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसके खिलाफ आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हो। सही तो बोल सकते हो, लेकिन गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। अगला है लोक व्यवस्था ने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके बोलने से। अर्थात आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि जनता के बीच क्या हो गया, उसका गलत ही मैसेज चला गया, ठीक है। आपने ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिया कि जनता भड़क गई उससे, तो इस तरीके का क्या है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर भी आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, न्यायालय के विरुद्ध नहीं बोल सकते आप। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विरुद्ध आप बोल नहीं सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है या हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। न्यायालय की आप अवमानना नहीं कर सकते हो। कितने हो गए, 6। मानहानि नहीं कर सकते, है ना, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते, अर्थात उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हो, मानहानि नहीं कर सकते हो, ठीक है। 7 हो गया। और आपराधिक उद्दीपन, है ना, यानी आप, आपकी स्पीच ऐसी हो कि जिससे लोग अपराध करने के लिए क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, ऐसी भी कोई स्पीच नहीं दे सकते आप। अर्थात आपके भाषण इस तरीके से भड़काऊ है कि आप युवाओं को क्या हथियार उठाने के लिए क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, तो अपराध उद्दीपन बोलेंगे इसको। तो ये 8 प्रकार हो गए आपको, ये 8 प्रकार ऐसे तो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी अति महत्वपूर्ण है ये 8 प्रकार। जो बच्चे अभी जैसे अंजलि है या युग है जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितने प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये 8 प्रकार आपको याद रखना है। आप में 8 में से यदि आपने 4-5 भी बता दिए तो कोई वो नहीं है कि कोई आपसे पूरा 8 प्रकार ही आपसे पूछेगा, है ना। कुछ तो आपको याद होना चाहिए। जो आपको 3-4 भी यदि याद है कि राष्ट्र की एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, विदेशों से संबंध खराब नहीं होना चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होना चाहिए, 4-5 भी यदि आपने बता दिए है, लिख दिए, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना भी लोगों को याद नहीं रहता। अब जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया जो लिखता है ना, कई बार समाचार में गलत खबरें भी आ जाती हैं या न्यूज चैनल में गलत खबरें भी चल जाती हैं, है ना। तो उसको ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली? उसको ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के तहत ही दी गई।
प्रेस एवं मीडिया की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) के तहत ही उसे प्राप्त हुई है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, नाम सुना है आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई बोलते हैं जिसको। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो भी आपका किसके तहत मिला है आपको? आ रही है आवाज सभी को? हाँ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम भी जो है आर्टिकल 19(1) के तहत ही क्या है आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता और आर्टिकल आपका आरटीआई अधिनियम, और ये 8 बातें आपको याद रखना है ना। इसको नोट कर लिया है सभी ने? ठीक है, चलें आगे बढ़े आप। चलें आप अगला बताएं, 21 20, आर्टिकल 20 बताओ। इसमें भी थोड़ा सा और है, इसके अलावा इसमें और बीच एक, अभी आर्टिकल 19 में थोड़ा सा और सवाल ये भी आ सकते हैं, कुछ सवाल ये भी पूछ सकता है। जैसे पहली सबसे पहले पायल आपने बताई कौन सी? वाक स्वतंत्रता बताई। तो वाक स्वतंत्रता में तो मैंने आपको बता वाक स्वतंत्रता में तो मैंने बता दिया आपको कि 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आ रही है, कौन सी स्वतंत्रता आ रही है आपकी? सम्मेलन करना। उसमें भी 2 प्रतिबंध है, तो बता सकता है? 3 प्रतिबंध है उसमें भी। योग सम्मेलन में भी 3 प्रतिबंध है। सम्मेलन कर सकते हो। फार्मूला तो है नहीं उसमें, सिंपल सी बात है। सम्मेलन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? हाँ, पब्लिक ऑर्डर ठीक है। हाँ ठीक है, पब्लिक एकता अखंडता वाली बात आएगी नहीं सम्मेलन में, कहाँ से एकता अखंडता बाधित हो जाएगी? पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उससे। आप सम्मेलन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ फ्रीगंज के पुल पे आपने टेंट लगा दिया, समझ रहे हो कि नहीं? ये चामुंडा माता पे ही आपने टेंट लगा दिया और सम्मेलन शुरू कर दिया। आ गई बात समझ में? पब्लिक ऑर्डर आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था आपकी बाधित नहीं होना चाहिए सम्मेलन करने से पहली। दूसरी, सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और तीसरी, सम्मेलन में लोग हथियार लेके नहीं आना चाहिए। ये 3 चीज याद रखना, नोट कर लो इसको सभी लोग। जरा जरा सी चीजें हैं वो तो हमेशा ही दिमाग में रहती है, इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। अगला क्या बोला था आपने पायल? अगला क्या बताया था? नहीं नहीं, ये क्रम में नहीं था। पहला था आपका वाक अभिव्यक्ति, दूसरा संगठन था, और तीसरा क्या था? हाँ, संगठन। संगठन बनाने का, संगठन बना सकते हो आप कोई भी। एबीवीपी बना सकते हो, एनएसयूआई बना सकते हो, कांग्रेस बना सकते हो, बीजेपी बना सकते हो, मजदूर संघ बना सकते हो, छात्र संघ बना सकते हो, अध्यापक संघ बना सकते हो, एससी संघ बना सकते हो, एसटी, ओबीसी, सपाक्स, अपाक्स, सही है ना? तो सभी तरह के संघ आप बना सकते हो। ठीक है ना? संगठन बनाने की क्या देता है ये? आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगेंगे 3 तरीके से। कोई बता सकता है? संगठन पे भी 3 तरह के प्रतिबंध है, कौन बताएगा? श्वेता, जो पहले बोल दिया था ना गलती से तुमने, वो यहाँ पे आएगा कि देश की प्रभुसत्ता या संप्रभुता खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा संगठन नहीं बना सकते आप। ठीक है, आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते आप, ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते कि देश की सुरक्षा उससे खतरे में पड़ जाए। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए संगठन में? क्या होगी? देश की संप्रभुता को खतरा नहीं हो या प्रभुसत्ता को खतरा नहीं हो, सेवर्निटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना? उस पर खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? लोक व्यवस्था, वही पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए संगठन बनाने से। और तीसरा, सदाचार, जो संगठन में जो सदस्य है उनका आचरण कैसा होना चाहिए? सदाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इस तरीके से भाषण दे रहे हैं या इस तरीके से आचरण कर रहे हैं कि वो संगठन के सदस्यों को देख कर दूसरे सदस्य क्या हो रहे हैं, गलत या गलत गतिविधियों में क्या हो रहे हैं, विलिप्त हो रहे हैं। तो 3 चीजें हैं, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार और प्रभुसत्ता या संप्रभुता या सेवर्निटी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको यदि आप दिमाग में रख लोगे कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है ना? जब पिक्चर देखने भी जाते हैं तो हम
हीरो क्या, बहन को भी याद कर लेते हैं, भाई को भी याद कर लेते हैं, विलेन को भी याद कर लेते हैं, उसके आसपास वालों को भी याद कर लेते हैं, सब अपने आप याद हो जाते हैं। तो इतनी छोटी बातें याद क्यों नहीं रह पाती आप लोग? ठीक है ना? तो संगठन हो गया अपना। अगला क्या है? अगला बताओ, पायल क्या बताया था? संचरण ने क्या बोलेंगे? घूमने फिरने की, है ना? घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। अब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? हाँ, कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वहां पर अनुमति लेना पड़ती है सरकार से जाने के लिए, भी जाना है तो। ठीक है। हाँ, ऐसा अंडमान निकोबार का बताया ना, ऐसे ही है। सही है। इस पे ये प्रतिबंध एकमात्र यही है। ठीक है। तो अगला क्या है? अगला आपका निवास का। निवास बताओ। निवास में क्या कर सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जाकर क्या कर सकता है? निवास कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन इस पे भी प्रतिबंध है। इस पर दो प्रतिबंध है, अब एक बचा। जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकता था, लेकिन अब लेकिन कर सकता है। परमिशन, परमिशन कौन देता है इसके लिए? तो ढूंढना आप लोग इसका उत्तर। ये कल का सवाल है। कल सबसे पहला यही सवाल पूछूंगा मैं। इनर जो क्षेत्र है, नहीं नहीं, यदि पता है तो मेरा लेक्चर है इस पे यूट्यूब पे। भारत की पांचवी और छठी अनुसूची, है ना? जो भारत में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यदि आप यूट्यूब पे यदि क्या करोगे, सर्च करोगे और बोलोगे भारत की पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, तो सबसे पहला लेक्चर मेरे ही आएगा इंडिया में। उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ढूंढना उसमें। तो आप लोग देखोगे तो उसमें और थोड़े व्यू बढ़ जाएंगे मेरे। ऐसे तो भारत में सबसे ज्यादा व्यू उसी के ही चल रहा है मेरे। तो आप लोग और देखना, उसमें उत्तर मिलेगा इसका। ठीक है। चलो, निवास का हो गया। अब निवास में भी क्या हो सकता है? दो तरीके की थी। पहले जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, और वो जनजातीय क्षेत्रों में आप निवास नहीं कर सकते। तो जम्मू कश्मीर वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो खत्म खत्म हो गया है। लेकिन जनजातीय क्षेत्र में जाकर आज भी आप जी भी कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। ठीक है। आखिरी कौन सा है आप? व्यापार करने, व्यापार कर सकता है भारत का कोई भी व्यक्ति, है ना? कहीं पर भी जाकर। इसमें क्या प्रतिबंध है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी व्यापार कर रहे हो ना आप, ऐसा नहीं कि व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार के लिए आपके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बस यही है महत्वपूर्ण इसमें। लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके लिए अनुमति मिलती है ना। आपने यदि भोजनालय भी खोला है तो उसके लिए आपको फूड या खाद्य विभाग क्या देगा? लाइसेंस देगा आपको। किराने की दुकान खोली है तो उसके लिए भी खाद्य विभाग आपको क्या देगा? लाइसेंस देना है ना। आपके पास योग्यता होना चाहिए, या तो लाइसेंस, और यदि आपने मान लो कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तकनीकी अर्हता होना चाहिए। ठीक है। तकनीकी अर्हता होना चाहिए, जब जाके आप क्या कर सकते हो? ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है। हम्म। हाँ, वो तो सब खोल दिए गए ना। लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो आज भी है ना। बम बनाने के लिए लाइसेंस तो आज भी लगेगा। दवाई की। हाँ, वो तो हो गया। सिगरेट सिगरेट की दुकान खोलना है तो सिगरेट बनाना है तो शराब बनाना है, इसके लिए तो लाइसेंस आज भी लगेगा ना। तो बात तो है ना। हाँ, एल्कोहल के लिए तो लाइसेंस तो है, कुछ तो है, अभी भी है। भारत ने पूरी तरीके से मुक्त तो थोड़ी किया। हाँ, चार क्षेत्र है, लिख लो, नोट कर लो। केमिकल है पहला, विस्फोटक सामग्री है दूसरा, केमिकल पहला, विस्फोटक सामग्री दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस तीसरा, और सिगरेट। सिगरेट और मादक पदार्थ आने वही, वाइन, दोनों वही की बात है। एक ही में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस युग के अलावा कोई बता सकता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस?
इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस यूग के अलावा कौन बताएगा? युग ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता मेरे को लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस यदि समझ में नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं? बताओ युग, इनको क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस? हाँ वो तो अपन बना नहीं सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा रॉकेट भी नहीं बना सकते हो। इलेक्ट्रो छोटे मोटे जैसे बनते हैं ना रॉकेट, ऐसा आप ऐसा रॉकेट नहीं बना सकते हो जिससे जासूसी होती हो। आप फिर रॉकेट तो आप बना नहीं सकते हो, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, पर छोटे मोटे इन्वेंशन लोग कर लेते हैं ना, इस तरीके के छोटे मोटे रॉकेट बना ही सकते हैं। आजकल क्या चलते हैं वो डोम कैमरे, है ना? तो डोम कैमरे भी यदि बनाया तो उससे यदि जासूसी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उस पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में आप ऐसा कोई एरोस्पेस नहीं बना सकते जिससे देश की एकता अखंडता या आपकी क्या हो रही है, बाधित हो रही है, देश की सुरक्षा क्या हो रही है उससे बाधित हो रही है। ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान रखना है एरोस्पेस में। ये है। अगला क्या है वो आपका? अगला आर्टिकल आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 19 पूरा। अब 20 पे बात करेंगे। क्या बोलता है 20 की वन लाइन क्या है? पायल। हाँ तो उसका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या बोलते हैं उसको? कीवर्ड जैसे अपन ने किया ना 15 में, कीवर्ड क्या पकड़ा था? सामाजिक समानता, लोक नियोजन का अवसर की समानता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। जैसे कीवर्ड पकड़ना पड़ते हैं, कीवर्ड पकड़ लोगे तो कहानी फिर अपने आप चलती है। उस कीवर्ड को समझ लो तो अपने आप कहानी चलती है संविधान में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही है ना कीवर्ड? हाँ बस। तो इस शब्द में ही तो पूरी कहानी छुपी हुई है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अर्थात क्या है? कुछ अधिकार प्रदान कर किए जाते हैं नागरिकों को। अपराध, है ना, हर व्यक्ति को अपराधी आप घोषित नहीं कर सकते, हर व्यक्ति को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। उसके लिए अब नागरिक को क्या मिले हैं? कुछ अधिकार मिले हैं, यानी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंधों में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वो कौन से हैं? तो वो तीन है। कौन कौन से तीन है? कि किसी व्यक्ति को जब तक अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, है ना? बिना कानून का उल्लंघन किए अपराधी घोषित कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, दो बार नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से क्या है? समाप्ति हो। तीसरा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। अब इस पे अपन थोड़ी डिटेल बात करेंगे, पर आप में से किसी को समझ में आ गया हो तो बता दो तीनों बात क्या है। तीनों बात युग बता दो मेरे को क्लियर क्या है। हाँ, दोहरे दंड में दो बार दंड नहीं दे सकते उसको, दोहरे दंड से मुक्ति। दोहरे दंड से क्या? इसको बोलते हैं हाँ ठीक है। हाँ, एक बार अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाएगा, दोहरे दंड से समाप्ति है। दो बार किसी व्यक्ति को दो बार दंड नहीं दे सकते हो आप। ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति है 6 महीने जेल से आया और एकदम से आके आपने बोल दिया कि यार अब तो इसमें 1 साल की कैद हो गई है तो अब वापिस जाओ आप जेल में, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार क्या कर सकते हो आप? दंडित कर सकते हो, दो बार नहीं कर सकते हो। ठीक है? आ गया समझ में? लेकिन इसमें कुछ क्लॉज भी हैं। लेकिन मान लो कई मामलों में क्या होता है, जैसे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक आईपीसी के तहत तो अलग चल रहा है कोर्ट में केस, उनका विभाग अलग कार्रवाई करता है। ठीक है? इसमें विभागीय कार्रवाई जो होती है ना, वो दोहरा दंड मान सकते हैं उसको आप। मान लो विभाग ने क्या कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उधर उसको सजा भी हो गई, तो आप कह दोगे तो दोहरा दंड हो गया। तो विभागीय जो कार्रवाई होती है ना विभाग की, उसको दोहरा दंड नहीं मानते। ठीक है? जैसे सुशील कुमार के केस में, जैसे मान लो सुशील कुमार की नौकरी भी थी, सुशील कुमार एक बड़े पद पर भी क्या था, सरकारी पद पर भी है। ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है उसे नौकरी से क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए।
और इधर कोर्ट भी क्या कर दे, सजा सुना दे, तो दोहरा दंड ही कहलाएगा। तो विभागीय कार्रवाई को दोहरे दंड से क्या किया गया, अलग रखा गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जो विभागीय कार्रवाई है वो की जा सकती है, दोहरा दंड हो सकता है उसमें, अर्थात उसे आर्थिक नुकसान भी कर सकता है विभाग, उसे नौकरी से भी निकाल सकता है। इधर कोर्ट जो सजा दे रहा है जेल में रखने की वो अलग है। तो विभागीय कार्रवाई को दोहरे दंड के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। एक केस मैंने बताया था युग, यदि तुमको याद हो तो, मकबूल हसैन वाला 1953 वाला। कस्टम, उसने 1953 में क्या हुआ था, कस्टम के जो लोग हैं विदेश से मकबूल हुसैन क्या लेके आ रहे थे, सोना लेके आ रहे थे, तो कस्टम के अधिकारियों ने सोना उनका पकड़ लिया था। तो उन्होंने कह दिया था ठीक है आपने मेरा सोना पकड़ लिया था, ठीक है खत्म हो गई बात। लेकिन उसके अलावा भी जो फेरा कानून चलता है उसके तहत भी कानून कार्रवाई होगी, उसमें सजा का प्रोविजन भी है। ठीक है ना, तो उसको दोहरे दंड मिलेगा, उधर से आप सोना भी उसका गया, साथ ही साथ कोर्ट में केस चलेगा और सजा भी हो सकती है, दोनों चीज चलेगी। तो कई जगह ध्यान रखना है कि दोहरा दंड होता भी है, ऐसा नहीं दोहरे दंड से समाप्ति तो है, पर कुछ उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, विभागीय कार्रवाई है, और कुछ अलग भी नियम चलते हैं, जैसे कस्टम के नियम अलग चलते हैं। तो कस्टम का नियम क्या चलता है कि जो जो सामान पकड़ा है वो तो ले ही लेगा वो, उसके अलावा फिर आईपीसी के तहत फिर आगे क्या होगी, कार्रवाई होगी, वो व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। तो दोहरा दंड हो गया ना, क्योंकि व्यक्ति का क्या हो गया, जो सोना यदि वो पकड़ लेके आया था अवैध तरीके से वो भी चला गया, एक तो नुकसान उसको आर्थिक हो गया, फिर आईपीसी के तहत उसे सजा भी हो सकती है। तो दोहरा दंड हो सकता है कुछ मामलों में। ठीक है ना, यानी कुछ कानून है तो वो कानून का उल्लंघन यदि होता है, जैसे फेरा कानून है, फेमा कानून है, कस्टम अधिनियम है, तो यहाँ पर आपको विभागीय कार्रवाई है, तो यहाँ पर दोहरा दंड भी दिया जा सकता है। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी दिमाग से। क्लियर है, आगे चले। अगला क्या है इसमें, तीसरी चीज, इसी में तीसरी चीज क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में। हाँ, गवाही नहीं देगा तो स्वयं के खिलाफ व्यक्ति को गवाही नहीं देगा, इसका मतलब ये है कि किसी चोर को यदि पकड़ा है ना, तो चोर से आप ये नहीं बुलवा सकते कि हाँ मैंने चोरी की है, आपको उसके खिलाफ क्या देना पड़ेंगे, क्या इकट्ठा करना पड़ेंगे, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। आप किसी चोर को यदि रंगे हाथों भी पकड़ा है, सीसीटीवी कैमरे से भी दिख रहा है कि चोर चोरी कर रहा है, लेकिन आप उसके खिलाफ आपको क्या देना पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेंगे। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो बोले कि हाँ मैंने चोरी की है, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, भले आपके पास साक्ष्य है, आपको साक्ष्य बताना पड़ेंगे। तो कोई व्यक्ति चाहे कि मैं गवाही नहीं देना मेरे को, तो गवाही नहीं ले सकते आप, है ना। अपराधी से आप बयान नहीं ले सकते हो कि वो बोले कि हाँ मैंने क्या किया है, अपराध किया है। अर्थात व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो अपनी स्वेच्छा से बोल देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। इसीलिए गवाह कर ले तो वो तो पुलिस में तो कर लेता है, लेकिन कोर्ट में जाके मना तो कर देता है। उसके उसके लिए उसके लिए कोर्ट से क्या लेना पड़ेगी, अनुमति लेना पड़ेगी ना, पूछताछ की। कोर्ट उसमें अनुमति देगा, और अनुमति भी देगा तो मारने की अनुमति नहीं मिलती, वो मारा जाता है वो सही है, डराया जाता है वो सही है, पर वो गलत है। ठीक है, यदि कोर्ट ने रिमांड दिया है तो उससे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उसको बाध्य नहीं कर सकते आप, यानी उससे बुलवा नहीं सकते जबरदस्ती कि हाँ मैंने अपराध किया है। अब यदि मान लो आप चोर चोर से आप पूछताछ कर रहे हो, उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाओगे चोरी करते हुए, तो फिर वो खुद ही स्वयं स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही चोरी की है। समझ में आई ना मेरी बात। लेकिन वो यदि सीसीटीवी कैमरे के बाद देखने के बाद भी वो बोल रहा है कि वो कह रहा नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, तो आपको उसकी बात मानना पड़ेगी। तो आपको और क्या देना पड़ेंगे, सबूत देना पड़ेगा, न्यायाधीश के समक्ष आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेंगे, उसके विरुद्ध साक्ष्य क्या करना पड़ेंगे, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति चाहे तो वो तटस्थ बना रह सकता है। ठीक है, तो पूछताछ में क्या किया जाता है, पूछताछ में यही किया जाता है कि उसको साक्ष्य बताए जाते हैं, तो व्यक्ति फिर क्या कर लेता है, अपना अपराध क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो कई बार कोर्ट में जाके वो पलट भी जाता है कि मेरे से दबाववश क्या किया गया है, ये बुलवाया गया है ना, तो ये ऐसा होता है।
और आपने देखा होगा नार्को टेस्ट होता है, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है ना? क्या होता है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट? होता है क्या आप? नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट की मान्यता है क्या आप वर्तमान में? बोलो। कब लगा प्रतिबंध? ये 2010 में। 2010 के पहले किसी व्यक्ति को सोडियम पेंथेनॉल का एक इंजेक्शन लगा देते थे तो उसका दिमाग का वो भाग जो कल्पना करता है वो निष्क्रिय हो जाता था। तो व्यक्ति से जब जो भी सवाल पूछोगे तो वो सही बोलता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए कल्पना करना पड़ती है। झूठ बोलने के लिए क्या करना पड़ती है? कल्पना करना पड़ती है। सच बोलने के लिए कोई कल्पना नहीं करना पड़ती। ठीक है? यदि आप कोचिंग आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, हाँ वही स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, और आपकी साइकिल पंचर हो गई और आप लेट हो गए, और टीचर ने आपसे पूछा कि लेट क्यों हो गए, तो आपकी यदि साइकिल पंचर हो गई है तो आप एकदम तपाक से बोल दोगे कि मेरी साइकिल पंचर हो गई। आप स्कूल जाने के लिए निकले थे और घूमने फिरने निकल गए और फिर 2 घंटे बाद स्कूल पहुंचे, तो फिर आपके दिमाग में कहानी बनेगी कि यदि टीचर ने मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है? तो आप फिर कल्पना करोगे। तो झूठ बोलने के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ती है, इमेजिन करना पड़ता है। और मस्तिष्क का एक भाग जो इमेजिन करता है, उस इमेजिन करने वाले भाग को सोडियम पेंथेनॉल का इंजेक्शन लगा के क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर दिया जाता है नार्को टेस्ट में। तो व्यक्ति से जब सवाल पूछा जाता है तो फिर सही सही जवाब देता है। तो चूंकि आर्टिकल 20(3) का क्या है? ये उल्लंघन है। ठीक है ना? किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो आप? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लगा के क्या कर रहे हो? बाध्य कर रहे हो। इसलिए नार्को टेस्ट को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। एक होता था पॉलीग्राफिक टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या होता था कि जब भी किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता था तो पॉलीग्राफिक टेस्ट में सेंसर लगा दिए जाते थे पूरे शरीर पर। तो सेंसर क्या देखते थे? उसकी हार्ट बीट देखते थे, पल्स रेट देखते थे, ब्लड प्रेशर देखते थे। जब भी व्यक्ति क्या करेगा? झूठ बोलेगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। उसकी हार्ट बीट में चेंज आएगा, या पल्स रेट में चेंज आएगा, है ना? या ब्लड प्रेशर उसका क्या होगा? कम ज्यादा होगा। यदि वो सही बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उस आधार पर भी क्या किया जाता था? पॉलीग्राफिक टेस्ट में अपराधी को क्या किया जाता था? पकड़ लिया जाता था। लेकिन ये भी क्या होता था? आर्टिकल 30(3) का क्या है? 20(3) का क्या है? उल्लंघन है। अर्थात व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या कर रहे हो आप? बाध्य कर रहे हो। इसलिए नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट सन 2010 से क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिए? बैन कर दिए। उन्होंने बोला कि यदि आपको नार्को टेस्ट और सब पॉलीग्राफिक टेस्ट लागू करना है, इसे कंटिन्यू करना है, तो या तो संसद से अधिनियम पारित करो और संविधान का आर्टिकल 20(3) की जो धारा है इसको खत्म कर दो कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। जब आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा 20(3) में लिखा है, तो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट आप नहीं कर सकते। या तो फिर क्या करो? संसद से क्या करें? अधिनियम पारित कराएं और 20(3) को क्या करें? विलोपित करें, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला इस फैसले में कि देश विरोधी गतिविधियों में कोई व्यक्ति यदि शामिल है तो उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट किया जा सकता है। जैसे अजमल कसाब का क्या किया गया था? नार्को टेस्ट किया गया था। अजमल कसाब तो था ना मुंबई हमले का टेररिस्ट, उसका क्या किया गया था? नार्को टेस्ट किया गया था। और कोई व्यक्ति यदि स्वयं से ही बोल दे कि मेरा नार्को टेस्ट करा दो, है ना, क्योंकि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, वो यदि सही है और कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा है, तो कोई व्यक्ति कहते हैं स्वयं ही बोलते कि मेरा नार्को टेस्ट कर दो आप, तो ऐसी स्थिति में नार्को टेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या हो गया है? पूर्ण रूप से क्या हो गया है? आपका बैन हो। क्लियर है? आर्टिकल 20 बोलो। तो आर्टिकल 20 में कितनी बात थी? 3 बात थी। किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक उसने कोई अपराध नहीं किया हो आईपीसी के तहत, है ना? आईपीसी या इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के तहत कोई अपराध यदि नहीं किया है तो इस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या बोलता है? दोहरे दंड से समाप्ति, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, है ना? और तीसरा यह बोलता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला देखें आप। आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है? बोलिए। 21। क्या बोलता है? 21। क्या होती है श्वेता? प्राणी के एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या पायल? कोई भी बताओ। प्राणी के एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है?
बताओ जल्दी बताओ। प्राण और देह की स्वतंत्रता है, इसे वंचित नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन प्राणिक और दैहिक स्वतंत्रता पर देखो, हर व्यक्ति को प्राण और देह की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है ना। प्राण और देह की स्वतंत्रता तो है, प्राण और देह की स्वतंत्रता तो जितने भी जानवर है उनको भी तो है। जितने भी जानवर होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनको भी तो प्राण और देह की स्वतंत्रता है, वो भी तो घूम रहे हैं, उनको कहाँ सरकार मार रही है। सभी बच्चे थोड़ा नोट कर लो। सभी बच्चे थोड़ा सा नोट करो इसमें कि आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं देह की गरिमा गरिमामय, प्राण एवं देह की गरिमामय रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बस इतनी सी बात है। अब ये शब्द बहुत बड़ा हो गया, है ना। क्या बोलते हैं गरिमा, गरिमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिग्निटी। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बोलता है ये कि व्यक्ति की डिग्निटी कब रहेगी, गरिमा कब रहेगी। यानी कहने का मतलब ये बोला है कि राज्य को या सरकार को ये निर्देश दिया है संविधान ने कि व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता तो है, साथ में उसका जीवन भी कैसा होना चाहिए, डिग्निटी वाला होना चाहिए, गरिमामय होना चाहिए। तो गरिमामय कब होगा कोई भी व्यक्ति का जीवन, जब उसको शिक्षा मिलेगी, जब उसको स्वास्थ्य मिलेगा, जब उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है। और जब उसको आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी, बिजली पानी सड़क मिलेगी। तो ये सब चीजें प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, डिग्निफाइड होगा, गरिमामय होगा। क्लियर हो गई बात। तो जितने भी संविधान संशोधन होते हैं और जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम मिला, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम मिला, या राइट टू प्राइवेसी मिला आपको, सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का अधिकार मिला, यहाँ तक कि शुद्ध वायु पाने का अधिकार अभी हुआ था ये, शुद्ध वायु पाने का अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी ना, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो कोर्ट ने बोला ना केंद्र सरकार को कि आप ऑक्सीजन की क्या करो, व्यवस्था करो, क्योंकि आर्टिकल 21 में है ये गरिमामय जीवन। गरिमामय जीवन आने कहने का मतलब ऑक्सीजन ही नहीं रही, तो राज्य क्या करेगा फिर, राज्य को व्यवस्था करना पड़ेगी इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, शुद्ध वायु पाने का क्या है आपको अधिकार है, शुद्ध वायु आपको मिलेगी जब भी तो आपका जीवन डिग्निफाइड होगा, अदरवाइज बीमारी से क्या होगा, कोरोना से क्या हो गया, आप मर गए। ठीक है ना। राइट टू स्लिप, जब तक व्यक्ति सोया हुआ है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक वो सोया हुआ है ना, जब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस यदि गिरफ्तार करने आई है, व्यक्ति यदि सोया है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है। राइट टू स्लिप भी है, बिल्कुल सही है ना। राइट टू प्राइवेसी भी है ना। कई चीजें हथकड़ी, और भी है, जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने का अधिकार भी है महिलाओं को। ठीक है ना, ये भी है। शुद्ध वायु पाने का अधिकार भी है, सूचना का अधिकार अधिनियम भी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी है। ये सब आर्टिकल 21A में सम्मिलित किए गए हैं। अर्थात जितने भी अभी अधिनियम आते हैं उनको आर्टिकल 21A में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उनका सबका संबंध काय से, डिग्निटी से, व्यक्ति की डिग्निटी से, गरिमामय जीवन से है। क्लियर हो गई ये बात। चलें आगे। है, क्या बोला सोफिया। हाँ, हाँ, 21 में 19 प्रकार के अधिकार आपको दे दिए गए हैं, बिल्कुल सही। मेरे पास जो मैंने नोट कराया आप लोगों को 15-16 है जो मैं मौखिक बोलता हूँ। और समय के साथ इसमें जो भी नए नए अमेंडमेंट होते हैं वो 21A में क्या करते हैं, उन्हें सम्मिलित करते हैं। कोई मुझे बताएगा, इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन था ये, दो जब पहले इंटरव्यू होते थे 2007, 8, 10 में, उस समय कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी पूछ सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम को 21A में सम्मिलित क्यों किया, इसका डिग्निटी से क्या रिलेशन है, बताओ यू। सूचना के अधिकार का व्यक्ति की गरिमा से क्या संबंध है।
सही है, सही है। नहीं ये नहीं, किताबी भाषा मत बोलो, किताबी वो जो बोल रहा है ना व्यक्ति, उससे कुछ किसी को समझ में आ रहा है? अच्छा 19 बच्चे ऑनलाइन है, उससे बात डिग्निटी से क्लियर हो रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इससे उत्तर मिल रहा है क्या किसी को? जो श्रद्धा ने उत्तर दिया उससे मिल रहा है कि जो पायल ने दिया उससे मिल रहा है? युग। हाँ। देखो अब और मैं सरल शब्द में बताऊं, सरकार प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन यानी विभाग होते हैं ना, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सड़क विभाग है ना, जल विभाग है ना, प्रशासन बोलते हैं इसको। प्रशासन के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या करती है, लागू करती है, करती है। ठीक है। लोक कल्याणकारी जो योजना है जितने भी विभागों की या प्रशासन की, वो किसके लिए है? वो नागरिकों के लिए है। ठीक है, नागरिक के कल्याण के लिए है। उनका उपयोग करके नागरिक अपना जीवन क्या बना सकता है? गरिमामय बना सकता है, बना सकता है ना। तो चूंकि जब वो योजनाएं जब नागरिकों के लिए ही थी, तो नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि कितना पैसा आया था, उसका क्या व्यय हुआ और कहाँ पे हुआ, किसको, सही व्यक्ति को हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात समझ में? क्योंकि उस व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हो गई ना बात। क्योंकि जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे विभाग के द्वारा, तो उससे क्या होगा, नागरिकों का क्या होगा, कल्याण होगा। नागरिक उनका उपयोग करके अपना जीवन कैसा बनाएंगे? गरिमामय बनाएंगे। अब जिसके लिए वो योजना बनाई जा रही थी, है ना, तो प्रशासन ने वो योजना को क्या कर लिया था, पहले 2005 के पहले वो बताती नहीं थी कि कितना बजट आया है। हम नहीं बताएंगे, हमारे अधिकार, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 2005 के पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आर्टिकल 21 का आपने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो बोले नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम ठीक है। क्योंकि वो जो प्रशासन की जो योजना है लोक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या, नागरिकों को ही तो है। नागरिकों को अधिक अधिक अधिकार मिलेंगे जब भी तो क्या होगा, लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। तो व्यक्ति की गरिमा जब जब जितने भी काम होंगे, शिक्षा मिलेगी व्यक्ति को, रोजगार मिलेगा व्यक्ति को, है ना, और मकान आवास की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था होगी, तो ये सब काय के लिए? इससे क्या होगा, व्यक्ति की क्या जुड़ी हुई है, डिग्निटी जुड़ी है ना। आयुष्मान कार्ड में यदि बोल दिया है कि 3 लाख तक का क्या करना है, इलाज यदि देना है तो देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, उसकी डिग्निटी का क्या हो गई, खत्म हो गई। तो व्यक्ति को जानने का अधिकार है ना कि आयुष्मान कार्ड में सरकार ने क्या क्या प्रोविजन किए हैं, आयुष्मान कार्ड का क्या उपयोग होता है, आयुष्मान कार्ड के तहत कौन कौन को लाभ मिल सकता है। तो 2005 में अमेंडमेंट लाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम, कि इसको 21A में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। क्योंकि इसका संबंध इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भले ही नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये किसको डिनोट करता है, व्यक्ति की गरिमा को ही क्या करता है, डिनोट करता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 21A में भी आया, और 19A में भी क्या किया गया, ऐसे सम्मिलित कर लिया गया। लिख लेना, आप नोट कर लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 21A में भी है और 19 में भी है। चल अगला 22 बताओ, लास्ट है आज का। कीवर्ड क्या है? हाँ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, है ना। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण ये है कि गिरफ्तारी में आप कैसे संरक्षण दोगे, तो 3 प्रकार का संरक्षण है। 21A में तो बात चल रही थी अभी, इतनी देर जो कहानी पढ़ रहे थे अपन, 21A की तो थी। ये जो भी जान रहा है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, ये सब काय में आएंगे, 21A में ही आएंगे। वो जो बताया ना सोफिया ने, प्रावधान के 19 प्रावधान हो गए हैं, वो सब काय में आएंगे, वो 21A में ही आएंगे। 21 तो ये बोलता है कि व्यक्ति को क्या है, प्राण और देह की स्वतंत्रता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ये प्राण और देह की स्वतंत्रता गरिमामय रूप से किसको प्रदान करे, नागरिकों को प्रदान करे। ये सब बोला गया 21 में। अब गरिमामय रूप से प्रदान करेगा तो जो जो सुविधा दे रहा है, जो जो अधिकार दे रहा है, वो 21A में आते जा रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुंदर प्रतियोगिता आयोजित करने का, शुद्ध वायु पाने का। क्लियर है? ऐसा 21 है, आ गया समझ में? युग।
चले आगे बढ़े, 22वां बताओ जल्दी से, लास्ट है आज का। हाँ क्या है, 3 तरीके के क्या है उसमें प्रोग्राम? नहीं ये तो है ही, ये तो है ही। ये कहाँ है? ये तो उसमें बता दिया तुमने, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ ठीक है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है। और गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको, और वकील रखने का अधिकार है। सुनो सभी बच्चे, नए बच्चे, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, एफआईआर जब दर्ज हुई है थाने में, जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष उसे क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें यात्रा के घंटे सम्मिलित नहीं है, समझ गए? जैसे ही पुलिस स्टेशन से अपराधी को लेकर निकले न्यायालय के लिए, और बारिश हो गई, वो बारिश इतनी जोर से होने लगी, 2 दिन तक बारिश होती रही, और रास्ते में जो पुल आ रहा था वो भी टूट गया। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हो जाए तो कैदी को क्या करते हैं, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए तो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यात्रा के घंटे उसमें सम्मिलित नहीं है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में क्या करना है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है। पहली चीज, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, क्यों गिरफ्तार किया गया है वो बताओ उसको, ठीक है। और वो वकील भी रख सकता है, अपने मनपसंद का क्या रख सकता है, वकील भी रख सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या है, इसमें भी कुछ क्या है, क्लॉज है इसमें भी। 22(3) में कुछ क्या है, कुछ इसमें निरोध लगाए गए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए, बताओ वो क्या है, बताओ। बताओ, कोई बता सकता है 22(3) में क्या है? देखो 22(3) ऐसा बोलता है, सही बोल रहा है यू। 22(3) ऐसा बोलता है, कुछ जैसे कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे रासू का है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ना, रासू का हो गया, या आपका टाडा हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन एक्ट हो गया टाडा, पोटा हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, ये सब खत्म हो गए। लेकिन जब चलते हुए मीजा हो गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीजा हो गया, इसमें ऐसा प्रावधान था कि व्यक्ति को ये सब छूटें नहीं मिलेगी, उसे वकील रखने का अधिकार नहीं है, 24 घंटे वाला भी क्लास उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग जो वो थे, जैसे मीजा था, तो मीजा में कुछ भी नहीं था, बिना कारण बताए व्यक्ति को क्या कर सकते हो आप, गिरफ्तार कर सकते हो। मीजा में ऐसा था, टाडा में ऐसा था कि 24 घंटे के, ठीक है, 6-6 महीने तक व्यक्ति को बिना ट्रायल किए आप क्या कर सकते हो, आप गिरफ्तार कर सकते हो। 6-6 महीने तक उस पर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होती। तो ये कुछ कानून थे जो 22(3) में बताया गया कि कुछ कानून है जिसमें इसमें छूट प्राप्त है, वहां पर 24 घंटे वाला क्लॉज लागू नहीं होगा। एक 22(4) भी आता है, कोई बताओ। 22(4) क्या बोलता है? 22(4) नहीं, एक क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोल रहा हूँ, कौन बोला? हाँ बस बिल्कुल सही, सलाहकार बोर्ड होता है न्यायाधीशों का, उससे अनुमति लेना पड़ेगी, बिल्कुल सही बोला। यदि 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की क्या लेना पड़ेगी, अनुमति लेना पड़ेगी, सीधी बात है, बिल्कुल सही है ना। पूछताछ कर रहे हैं आप, 3 महीने तक पूछताछ चल रही है, ठीक है ना। यदि मान लो कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है ना, आप वो कहते हैं कि मेरे को तो 24 घंटे में क्या कर दो, न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेज दो, मेरे से मत पूछो ज्यादा तुम। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उससे बहुत सारी जानकारी लेना है आपको, है ना, देश विदेशी गतिविधियों में यदि संलिप्त है तो। ऐसी स्थिति में मान लो इतनी जानकारी लेना है कि 3 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है। बहुत बड़ा नेटवर्क उसका है, उसकी आधी जानकारी केरल में है, आधी जम्मू कश्मीर में है, आधी कलकत्ता में है, सब जगह उसको लेके जा रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा समय लगेगा।
तो ऐसी स्थिति में सलाहकार बोर्ड का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, 3 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड होता है न्यायाधीशों का। जो ये अनुमति देता है तो उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा भी क्या कर सकते हो आप, पूछताछ कर सकते हो, रिमांड पे ले सकते हो आप। क्लियर है? 3 साल तक रहेगा लेकिन, ठीक है। 3 अगली बात समझ में, सलाहकार बोर्ड का निर्धारण कौन करता है, ये संसद के पास है। संसद क्या बनाएगी, सलाहकार बोर्ड का क्या करेगी, निर्धारण करेगी। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। ये अपन आ गया अपना कौन सा आर्टिकल खत्म हो गया आज, ये आज हमारा खत्म हो गया आर्टिकल 22 खत्म हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म हो गया। क्विक रिवीजन कर ले, हमने आज क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है रासू का आएगा ना, इसमें रासू का 23(3) में आएगा या 22(3) में आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी सुरक्षा का यदि खतरा हो रहा है तो ऐसे, इसलिए किसी भी व्यक्ति को रासुका के तहत क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो ना। पब्लिक ऑर्डर यदि क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, सुरक्षा को खतरा हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो रासुका के तहत क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं उसमें। ये है रासुका कानून। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा डिस्टर्ब हो रही है, तो यदि रासुका लगा के व्यक्ति को क्या कर देते हैं, जिला बदर कर देते हैं, यानी जिले में वो नहीं रहेगा, अब उसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, आर्टिकल 19 पढ़ा। आर्टिकल 19 में हमारी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली ये वाक स्वतंत्रता है, दूसरी सम्मेलन करने की है, तीसरी संगठन बनाने की है, चौथी संचरण करने की है, घूमने की है, फिर निवास करने की है और व्यापार करने की। ठीक है, वाक स्वतंत्रता पे 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना, एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए, विदेश की संबंध खराब नहीं होना चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं बोल सकते आप। ठीक है, इस तरीके से 8 अपने उसमें क्या लगाए थे, वो लगाए थे। ठीक है, घूमने फिरने में आप क्या नहीं कर सकते हो, जनजातीय क्षेत्र में नहीं घूम सकते हो। सम्मेलन करने में क्या करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आपको सम्मेलन करना है, हथियार लेके सम्मेलन नहीं करना है ना। इस तरीके की मैंने बात आपको 19 में बताई थी। क्लियर है? 19 में फिर अपन आए थे 20 में, कुछ दस 20 क्या बोलता है, दोष सिद्धि, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये कीवर्ड है उसका। उसमें 3 बात है ना, 3 बात कौन कौन सी थी उसमें, बताओ जल्दी से। 20 में 3 बात, तब उसने कोई विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक व्यक्ति को आप क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, दोहरा दंड नहीं दे सकते हो, 2 बार दंड भी दे सकते हो, है ना। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं कर सकते हो, बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ये आपका था किसमें, आर्टिकल 20 में। 21 में क्या था, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता कैसी होना चाहिए आपकी, डिग्निटी पूर्ण होना चाहिए, गरिमामय तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? और आपका 22 क्या बोलता है, 22 ये बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष क्या करना है, उपस्थित करना है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे, और वकील रखने का क्या है, अधिकार है। लेकिन 22(3) में कुछ कानून जो है उसमें इससे छूट प्राप्त है ना, जैसे मीजा है, रासुका है, और आपका टाडा है, पोटा है, इसके तहत उससे छूट प्राप्त है। और 22(4) क्या बोलता है, 3 माह से अधिक के लिए यदि क्या करना है, आपको वो करना है, रिमांड अवधि लेना है 3 माह से अधिक के लिए, तो उसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड का क्या करना पड़ेगा, गठन करना पड़ेगा, जिसकी अनुमति कौन देगा, संसद देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ तक अब अपना हो गया। तो अब कल पढ़ेंगे, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे, उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण पढ़ेंगे, और फिर रीट एवं याचिका पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे भी ऑनलाइन है, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब परफेक्शन पीएससी अकादमी का, है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर उसके बढ़ाओ। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यूट्यूब पे भी हम क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ बोलो। इसका मैं पीडीएफ आपको दूंगा, तो आप उसको स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपको, पूरे लिखे हुए सब चीजों की, जो भी मैंने बोला है ना, उसका आपको पीडीएफ दूंगा मैं। पीडीएफ समझते हो ना, तो पीडीएफ आपको स्क्रीन पे ही शेयर कर दूंगा मैं, तो आप सब सेव सेव कर लेना उसको। कल कर दूंगा मैं आपको, अभी तक जितना पढ़ाया ना मैं, तो कम से कम 15-20 पेज जो है कल पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कल सभी।
तो आपको जैसा लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा परीक्षा में। है ना। भाग 3 में अपन जो आ गए पूरे, आपको पीडीएफ कल मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको, तो आप उसको सेव कर लेना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके स्क्रीन पे आएंगे तो वो आपकी गैलरी में, आप चाहो तो उसको सेव कर लेना। वो तो आपको सबको चलाना आता ही है मोबाइल में, क्या बताऊं, मेरे से अच्छा आप लोगों को आता है। ठीक है ना। ठीक है। ओके। ठीक है, धन्यवाद।